इंटरव्यू के लिए लेकर गया था, अम्मी से झूठ बोलना पड़ा। शिफा, मैं चाहूँ अगर भाभी को चेंज करवाना है तो ड्रामा सीरियल तपिश की 5वीं किस्त का ही मिड पॉइंट जैन मुनीब भट्ट और रिलेशा लाइबा खान की माबैन तकाती फ़र्क अना खौददारी और जज्बात की इस शदीद तपिश को जाहिर करता है, जहां कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ पर आ खड़ी हुई है और दोनों मरकजी किरदार अपने अपने उसूलों और नज़रियात की जंग लड़ रहे हैं। किस्त का आगाज बराटू पेंटस के शानदार गहरे और शाहाना रंगों से सजे जैन के आलीशान ड्राइंग रूम से होता है, जहां जैन गुस्से और बेचैनी की हालत में तेज तेज कदमों से चक्कर काट रहा है, क्योंकि वो अपनी दौलत और खानदानी असर व रसूख की ज़म में इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि इलिशा जैसी एक मुतवस्सित तबके की लड़की ने इसके बिजनेस प्रोजेक्ट की फाइल को मुस्तरद करके उसके मुंह पर मार दिया है, जबकि इसकी सख्त मिजाज और तजुर्बाकार वालिदा बनने में देर कर दी। और याद रखो कि जो लकड़ी ज्यादा सख्त होती है वो टूट तो जाती है मगर जगती नहीं। लेकिन जैन अपनी अना के अंधेरे में डूबा हुआ तंजिया हंसते हुए दावा करता है कि इस दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है और वो इलिशा को अपनी दौलत के जोर पर झुका कर ही दम लेगा। दूसरी तरफ शाम के वक्त इलिशा के एक इंतहाई सादा पुरसुकून और हल्के बराटू पेस्टल रंगों से सजे घर के सहन में इलिशा दिन भर की थकन के बावजूद अपने लैपटॉप पर कंपनी का काम समेटने में मसरूफ है कि अचानक इसका फोन बजता है और स्क्रीन पर जैन का नाम देखकर वो गुस्से और बेजारी से कॉल काट देती है। मगर बार बार फोन बजने पर जब वो शदीद जिद होकर फोन उठाती है तो जैन अपनी रिवायती मगरूर और धमकी आमेज हंसी के साथ उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी उस वक्त शदीद माली बुहरान का शिकार है और अगर तुमने बराटू पेंटस का ये नया मेगा प्रोजेक्ट साइन नहीं किया तो कल सुबह तुम्हारे तमाम मुलाजिमीन सड़क पर होंगे और अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें अपनी अना अजीज है या उन मासूम मुलाजिमीन का रोजगार। जैन की ये सफ़ाकाना धमकी सुनकर इलिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो अपने होंठों को भैंचकर अपनी ससकियां रोकती है ताकि जैन को इसकी कमजोरी का एहसास ना हो, और वो अपनी आवाज़ को पूरी क़ुव्वत से यकजा करते हुए जैन को करारा जवाब देती है कि तुम सिर्फ पैसों के बलबूते पर लोगों की मजबूरियों को खरीदना जानते हो, लेकिन मेरी खौददारी तुम्हारी पूरी सल्तनत और दौलत से बहुत बड़ी है। तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी। और फ़ोन बंद करके वो सोफे पर गिरकर फूट फूट कर रो देती है। रात के वक्त बराटू पेंटस के कारपोरेट ऑफिस के एक शानदार और मदहम रोशनियों वाले शीशे के केबिन में जैन अकेला खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा है, मगर इसके दिमाग में इलिशा के वो अल्फाज की मेरी खौददारी तुम्हारी दौलत से बहुत बड़ी है किसी हथौड़े की तरह बज रहे हैं, और वो उसी गुस्से और झुंझलाहट में अपने हाथ में पकड़ा हुआ शीशे का ग्लास सामने दीवार पर मारकर चिकनाचूर कर देता है। उसी असना में इसका सेक्रेटरी घबराता हुआ केबिन में दाखिल होता है और इलिशा की कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज करने के कानूनी कागजात और नोटिस दस्तखत के लिए पेश करता है तो जैन कलम उठाकर दस्तखत करने ही लगता है कि अचानक इसके जहन में इलिशा का वो मासूम सच्चा और परअज़म चेहरा घूम जाता है और वो एक अजीब सी अंदरूनी कशमकश का शिकार होकर कलम मेज पर पटक देता है और अपने सेक्रेटरी पर चीख कर कहता है कि अभी इस कार्रवाई को रोक दो और यहाँ से चले जाओ। अगले दिन एक पुरसुकून और खले कैफे में इन दोनों का आमना सामना होता है, जहां माहौल में शदीद तनाव और खामोशी छाई हुई है। जैन अपनी ऐनक उतारे बगैर चाय का चम्मच हिलाते हुए इंतहाई तकब्बुर से कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा, क्योंकि जब तपिश बढ़ती है तो अच्छे अच्छे मोम की तरह पिघल जाते हैं। जिस पर इलिशा बगैर किसी खौफ के बराह रास्त जैन की आंखों में झांकते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी जीत का जश्न देखने नहीं बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम ये सुस्ती चाल चल कर भी मुझसे हार चुके हो और किया किसी मजबूर लड़की के मुलाजिमीन को धमकाना और इसका रोजगार छीनना ही तुम्हारी मर्दांगी है। जैन जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बिजनेस है और बराटू पेंटस का ये नया लॉन्च तुम्हारी तकदीर बदल सकता है तो इलिशा एक गहरी तंजिया मुस्कुराहट के साथ तारीफी जुमला बोलती है कि बराटू पेंटस तो दीवारों को खूबसूरत और रोशन रंग देता है मिस्टर जैन, मगर तुम्हारा अपना दिल अंदर से बिल्कुल काला खोखला और नफरत से भरा हुआ है। तुमने तो मोहब्बत जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ को भी अपनी गंदी अना के लिए बदनाम कर दिया है और अब मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इलिशा के ये अल्फाज जैन के पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख देते हैं और इसका खानदानी गुरूर एक ही पल में खाक में मिल जाता है। वो पहली बार धीमी और बेबस आवाज में कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें अपने करीब लाने के लिए किया था, मगर इलिशा बगैर कोई जवाब दिए अपना बैग उठाकर वहां से चली जाती है और जैन उसे पछतावे की हालत में जाता हुआ देखता रहता है।
शाम को जब जैन अपने अंधेरे कमरे में सर पकड़े बैठा होता है तो बेगम शाहाना अंदर आकर लाइट ऑन करती हैं और इसके कंधे पर हाथ रखकर ममता भरे मगर मलामती लहजे में कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही रोका था जैन, तुमने ताकत के जोर पर इलिशा को तो हरा दिया मगर अपनी सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया। जिस पर जैन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो रोहान सी आवाज में इतराफ करता है कि अम्मी मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था बल्कि मैं तो बस उसे अपने पास देखना चाहता था मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अना की ये तपिश उसे मुझसे इतनी दूर कर देगी। तब उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि नफरत के रंगों को मिटाना अगरचे मुश्किल है लेकिन मोहब्बत के रंग हमेशा बहुत गहरे और पायदार होते हैं। अब भी वक्त है कि अपनी गलती का इजाला करो और जबरदस्ती के बजाय एहतराम से उसका दिल जतू। जिस पर जैन की आंखों में पछतावा के साथ साथ इलिशा का एतमाद दोबारा हासिल करने का एक नया और मुस्बत अज़्म साफ दिखाई देता है और ड्रामे की ये 5वीं किस्त एहसास जिया और उसी गहरे जज्बाती मोड़ पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ड्रामा सीरियल तपिश की 5वीं किस्त का ये मिड पॉइंट जैन, मुनीब भट्ट और इलिशा लाइबा खान की माबैन तकाती फ़र्क, अना, खौददारी और जज्बात की इस शदीद तपिश को ज़ाहिर करता है जहां कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज़ और जज्बाती मोड़ पर आ खड़ी हुई है और दोनों मरकजी किरदार अपने अपने उसूलों और नज़रियात की जंग लड़ रहे हैं। किस्त का आगाज बराटू पेंटस के शानदार गहरे और शाहाना रंगों से सजे जैन के आलीशान ड्राइंग रूम से होता है जहां जैन गुस्से और बेचैनी की हालत में तेज तेज कदमों से चक्कर काट रहा है क्योंकि वो अपनी दौलत और खानदानी असर व रसूख की ज़म में इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि इलिशा जैसी एक मुतवस्सित तबके की लड़की ने इसके बिजनेस प्रोजेक्ट की फाइल को मुस्तरद करके उसके मुंह पर मार दिया है, जबकि इसकी सख्त मिजाज और तजुर्बाकार वालिदा बेगम शाहाना सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे इंतहाई पुरसुकून मगर काटदार लहजे में समझाती हैं कि गलती इलिशा की नहीं बल्कि तुम्हारी है जिसने एक खौददार लड़की को पहचानने में देर कर दी और याद रखो कि जो लकड़ी ज्यादा सख्त होती है वो टूट तो जाती है मगर झकती नहीं। लेकिन जैन अपनी अना के अंधेरे में डूबा हुआ तंजिया हंसी हंसते हुए दावा करता है कि इस दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है और वो इलिशा को अपनी दौलत के जोर पर झुका कर ही दम लेगा। दूसरी तरफ शाम के वक्त इलिशा के एक इंतहाई सादा, पुरसुकून और हल्के बराटू पेस्टल रंगों से सजे घर के सहन में इलिशा दिन भर की थकन के बावजूद अपने लैपटॉप पर कंपनी का काम समेटने में मसरूफ है कि अचानक इसका फोन बजता है और स्क्रीन पर जैन का नाम देखकर वो गुस्से और बेजारी से कॉल काट देती है। मगर बार बार फोन बजने पर जब वो शदीद जिद होकर फोन उठाती है तो जैन अपनी रिवायती मगरूर और धमकी आमेज हंसी के साथ उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी उस वक्त शदीद माली बुहरान का शिकार है और अगर तुमने बराटू पेंटस का ये नया मेगा प्रोजेक्ट साइन नहीं किया तो कल सुबह तुम्हारे तमाम मुलाजिमीन सड़क पर होंगे और अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें अपनी अना अजीज है या उन मासूम मुलाजिमीन का रोजगार। जैन की ये सफ़ाकाना धमकी सुनकर इलिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो अपने होंठों को भैंचकर अपनी ससकियां रोकती है ताकि जैन को इसकी कमजोरी का एहसास ना हो और वो अपनी आवाज़ को पूरी क़ुव्वत से यकजा करते हुए जैन को करारा जवाब देती है कि तुम सिर्फ पैसों के बलबूते पर लोगों की मजबूरियों को खरीदना जानते हो लेकिन मेरी खौददारी तुम्हारी पूरी सल्तनत और दौलत से बहुत बड़ी है, तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी। और फ़ोन बंद करके वो सोफे पर गिरकर फूट फूट कर रो देती है। रात के वक्त बराटू पेंटस के कारपोरेट ऑफिस के एक शानदार और मदहम रोशनियों वाले शीशे के कैबिन में जैन अकेला खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा है मगर इसके दिमाग में इलिशा के वो अल्फाज की मेरी खौददारी तुम्हारी दौलत से बहुत बड़ी है किसी हथौड़े की तरह बज रहे हैं और वो उसी गुस्से और झुंझलाहट में अपने हाथ में पकड़ा हुआ शीशे का ग्लास सामने दीवार पर मारकर चिकनाचूर कर देता है। उसी असना में इसका सेक्रेटरी घबराता हुआ कैबिन में दाखिल होता है और इलिशा की कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज करने के कानूनी कागजात और नोटिस दस्तखत के लिए पेश करता है तो जैन कलम उठाकर दस्तखत करने ही लगता है कि अचानक इसके जहन में इलिशा का वो मासूम, सच्चा और परअज़म चेहरा घूम जाता है और वो एक अजीब सी अंदरूनी कशमकश का शिकार होकर कलम मेज पर पटक देता है और अपने सेक्रेटरी पर चीख कर कहता है कि अभी इस कार्रवाई को रोक दो और यहाँ से चले जाओ। अगले दिन एक पुरसुकून और खले कैफे में इन दोनों का आमना सामना होता है जहां माहौल में शदीद तनाव और खामोशी छाई हुई है। जैन अपनी ऐनक उतारे बगैर चाय का चम्मच हिलाते हुए इंतहाई तकब्बुर से कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा क्योंकि जब तपिश बढ़ती है तो अच्छे अच्छे मोम की तरह पिघल जाते हैं। जिस पर इलिशा बगैर किसी खौफ के बराह रास्त जैन की आंखों में झांकते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी जीत का जश्न देखने नहीं बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम ये सुस्ती चाल चल कर भी मुझसे हार चुके हो और किया किसी मजबूर लड़की के मुलाजिमीन को धमकाना और इसका रोजगार छीनना ही तुम्हारी मर्दांगी है।
जेन जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बिजनेस है और बराटू पेंटस का ये नया लॉन्च तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, तो एलिशा एक गहरी तंजिया मुस्कुराहट के साथ तारीफी जुमला बोलती है कि बराटू पेंटस तो दीवारों को खूबसूरत और रोशन रंग देता है मिस्टर जेन, मगर तुम्हारा अपना दिल अंदर से बिल्कुल काला, खोखला और नफरत से भरा हुआ है। तुमने तो मोहब्बत जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ को भी अपनी गंदी अना के लिए बदनाम कर दिया है, और अब मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। एलिशा के ये अल्फाज जन के पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख देते हैं और इसका खानदानी गुरूर एक ही पल में खाक में मिल जाता है। वो पहली बार धीमी और बेबस आवाज में कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें अपने करीब लाने के लिए किया था, मगर एलिशा बगैर कोई जवाब दिए अपना बैग उठाकर वहां से चली जाती है और जन उसे पछतावे की हालत में जाता हुआ देखता रहता है। शाम को जब जैन अपने अंधेरे कमरे में सर पकड़े बैठा होता है, तो बेगम शाहाना अंदर आकर लाइट ऑन करती हैं और इसके कंधे पर हाथ रखकर ममता भरे मगर मलामती लहजे में कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही रोका था जैन, तुमने ताकत के जोर पर एलिशा को तो हरा दिया मगर अपनी सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया। जिस पर जैन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो रोहान सी आवाज में इतराफ करता है कि अम्मी, मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि मैं तो बस उसे अपने पास देखना चाहता था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अना की ये तपिश उसे मुझसे इतनी दूर कर देगी। तब उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि नफरत के रंगों को मिटाना अगरचे मुश्किल है, लेकिन मोहब्बत के रंग हमेशा बहुत गहरे और पायदार होते हैं। अब भी वक्त है कि अपनी गलती का इजाला करो और जबरदस्ती के बजाय एहतराम से उसका दिल जीतो। जिस पर जैन की आंखों में पछतावे के साथ साथ एलिशा का एतमाद दोबारा हासिल करने का एक नया और मुस्बत अज़्म साफ दिखाई देता है, और ड्रामे की ये 5वीं किस्त एहसासिया और उसी गहरे जज्बाती मोड़ पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ड्रामा सीरियल तपिश की 5वीं किस्त का ये मिड पॉइंट जैन, मुनीब भट्ट और एलिशा लाइबा खान की माबैन तबक़ाती फ़र्क, अना, खौददारी और जज्बात की इस शदीद तपिश को ज़ाहिर करता है, जहां कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज़ और जज्बाती मोड़ पर आ खड़ी हुई है और दोनों मरकज़ी किरदार अपने अपने उसूलों और नज़रियात की जंग लड़ रहे हैं। किस्त का आगाज बराटू पेंटस के शानदार, गहरे और शाहाना रंगों से सजे जैन के आलीशान ड्राइंग रूम से होता है, जहां जैन गुस्से और बेचैनी की हालत में तेज तेज कदमों से चक्कर काट रहा है, क्योंकि वो अपनी दौलत और खानदानी असर व रसूख की ज़म में इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि एलिशा जैसी एक मुतवस्सित तबके की लड़की ने इसके बिजनेस प्रोजेक्ट की फाइल को मुस्तरद करके उसके मुंह पर मार दिया है, जबकि इसकी सख्त मिजाज और तजुर्बाकार वालिदा बेगम शाहाना सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे इंतहाई पुरसुकून मगर काटदार लहजे में समझाती हैं कि गलती एलिशा की नहीं बल्कि तुम्हारी है, जिसने एक खौददार लड़की को पहचानने में देर कर दी, और याद रखो कि जो लकड़ी ज्यादा सख्त होती है वो टूट तो जाती है मगर झकती नहीं। लेकिन जैन अपनी अना के अंधेरे में डूबा हुआ तंजिया हंसते हुए दावा करता है कि इस दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है और वो एलिशा को अपनी दौलत के जोर पर झुका कर ही दम लेगा। दूसरी तरफ शाम के वक्त एलिशा के एक इंतहाई सादा, पुरसुकून और हल्के बराटू पेस्टल रंगों से सजे घर के सहन में एलिशा दिन भर की थकन के बावजूद अपने लैपटॉप पर कंपनी का काम समेटने में मसरूफ है कि अचानक इसका फोन बजता है और स्क्रीन पर जैन का नाम देखकर वो गुस्से और बेजारी से कॉल काट देती है। मगर बार बार फोन बजने पर जब वो शदीद जिद होकर फोन उठाती है, तो जैन अपनी रिवायती मगरूर और धमकी आमेज हंसी के साथ उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी उस वक्त शदीद माली बुहरान का शिकार है, और अगर तुमने बराटू पेंटस का ये नया मेगा प्रोजेक्ट साइन नहीं किया तो कल सुबह तुम्हारे तमाम मुलाजिमीन सड़क पर होंगे, और अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें अपनी अना अजीज है या उन मासूम मुलाजिमीन का रोजगार। जैन की ये सफ़ाकाना धमकी सुनकर एलिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो अपने होंठों को भैंचकर अपनी ससकियां रोकती है ताकि जैन को इसकी कमजोरी का एहसास ना हो, और वो अपनी आवाज़ को पूरी क़ुव्वत से यकजा करते हुए जैन को करारा जवाब देती है कि तुम सिर्फ पैसों के बलबूते पर लोगों की मजबूरियों को खरीदना जानते हो, लेकिन मेरी खौददारी तुम्हारी पूरी सल्तनत और दौलत से बहुत बड़ी है। तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी। और फ़ोन बंद करके वो सोफे पर गिरकर फूट फूट कर रो देती है। रात के वक्त बराटू पेंटस के कारपोरेट ऑफिस के एक शानदार और मदहम रोशनियों वाले शीशे के कैबिन में जैन अकेला खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा है, मगर इसके दिमाग में एलिशा के वो अल्फाज की मेरी खौददारी तुम्हारी दौलत से बहुत बड़ी है किसी हथौड़े की तरह बज रहे हैं, और वो उसी गुस्से और झुंझलाहट में अपने हाथ में पकड़ा हुआ शीशे का ग्लास सामने दीवार पर मारकर चिकनाचूर कर देता है। उसी असना में इसका सेक्रेटरी घबराता हुआ कैबिन में दाखिल होता है और एलिशा की कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज करने के कानूनी कागजात और नोटिस दस्तखत के लिए पेश करता है, तो जन कलम उठाकर दस्तखत करने ही लगता है कि अचानक इसके जहन में एलिशा का वो मासूम, सच्चा और परअज़म चेहरा घूम जाता है, और वो एक अजीब सी अंदरूनी कशमकश का शिकार होकर कलम मेज पर पटक देता है और अपने सेक्रेटरी पर चीख कर कहता है कि अभी इस कार्रवाई को रोक दो और यहाँ से चले जाओ।
अगले दिन एक पुरसुकून और खले कैफे में इन दोनों का आमना सामना होता है, जहां माहौल में शदीद तनाव और खामोशी छाई हुई है। जैन अपनी ऐनक उतारे बगैर चाय का चम्मच हिलाते हुए इंतहाई तकब्बुर से कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा, क्योंकि जब तपिश बढ़ती है तो अच्छे अच्छे मोम की तरह पिघल जाते हैं। जिस पर इलिशा बगैर किसी खौफ के बराह रास्त जैन की आंखों में झांकते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी जीत का जश्न देखने नहीं बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम ये सुस्ती चाल चल कर भी मुझसे हार चुके हो, और किया किसी मजबूर लड़की के मुलाजिमीन को धमकाना और इसका रोजगार छीनना ही तुम्हारी मर्दांगी है। जैन जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बिजनेस है और बराटू पेंटस का ये नया लॉन्च तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, तो इलिशा एक गहरी तंजिया मुस्कुराहट के साथ तारीफी जुमला बोलती है कि बराटू पेंटस तो दीवारों को खूबसूरत और रोशन रंग देता है मिस्टर जैन, मगर तुम्हारा अपना दिल अंदर से बिल्कुल काला, खोखला और नफरत से भरा हुआ है। तुमने तो मोहब्बत जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ को भी अपनी गंदी अना के लिए बदनाम कर दिया है, और अब मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इलिशा के ये अल्फाज जन के पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख देते हैं, और इसका खानदानी गुरूर एक ही पल में खाक में मिल जाता है। वो पहली बार धीमी और बेबस आवाज में कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें अपने करीब लाने के लिए किया था, मगर इलिशा बगैर कोई जवाब दिए अपना बैग उठाकर वहां से चली जाती है, और जैन उसे पछतावे की हालत में जाता हुआ देखता रहता है। शाम को जब जैन अपने अंधेरे कमरे में सर पकड़े बैठा होता है, तो बेगम शाहाना अंदर आकर लाइट ऑन करती हैं और इसके कंधे पर हाथ रखकर ममता भरे मगर मलामती लहजे में कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही रोका था जैन, तुमने ताकत के जोर पर इलिशा को तो हरा दिया मगर अपनी सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया। जिस पर जैन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो रोहान सी आवाज में इतराफ करता है कि अम्मी, मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि मैं तो बस उसे अपने पास देखना चाहता था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अना की ये तपिश उसे मुझसे इतनी दूर कर देगी। तब उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि नफरत के रंगों को मिटाना अगरचे मुश्किल है, लेकिन मोहब्बत के रंग हमेशा बहुत गहरे और पायदार होते हैं। अब भी वक्त है कि अपनी गलती का इजाला करो और जबरदस्ती के बजाय एहतराम से उसका दिल जीतो। जिस पर जैन की आंखों में पछतावे के साथ साथ इलिशा का एतमाद दोबारा हासिल करने का एक नया और मुस्बत अज़्म साफ दिखाई देता है, और ड्रामे की ये 5वीं किस्त एहसास जिया और उसी गहरे जज्बाती मोड़ पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ड्रामा सीरियल तपिश की 5वीं किस्त का ये मिड पॉइंट जैन, मुनीब भट्ट और इलिशा लाइबा खान की माबैन तबक़ाती फ़र्क, अना, खौददारी और जज्बात की इस शदीद तपिश को ज़ाहिर करता है, जहां कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज़ और जज्बाती मोड़ पर आ खड़ी हुई है और दोनों मरकज़ी किरदार अपने अपने उसूलों और नज़रियात की जंग लड़ रहे हैं। किस्त का आगाज बराटू पेंटस के शानदार, गहरे और शाहाना रंगों से सजे जैन के आलीशान ड्राइंग रूम से होता है, जहां जैन गुस्से और बेचैनी की हालत में तेज तेज कदमों से चक्कर काट रहा है, क्योंकि वो अपनी दौलत और खानदानी असर व रसूख की ज़म में इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि इलिशा जैसी एक मुतवस्सित तबके की लड़की ने इसके बिजनेस प्रोजेक्ट की फाइल को मुस्तरद करके उसके मुंह पर मार दिया है, जबकि इसकी सख्त मिजाज और तजुर्बाकार वालिदा बेगम शाहाना सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे इंतहाई पुरसुकून मगर काटदार लहजे में समझाती हैं कि गलती इलिशा की नहीं बल्कि तुम्हारी है, जिसने एक खौददार लड़की को पहचानने में देर कर दी, और याद रखो कि जो लकड़ी ज्यादा सख्त होती है वो टूट तो जाती है मगर झकती नहीं। लेकिन जैन अपनी अना के अंधेरे में डूबा हुआ तंजिया हंसी हंसते हुए दावा करता है कि इस दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है, और वो इलिशा को अपनी दौलत के जोर पर झुका कर ही दम लेगा। दूसरी तरफ शाम के वक्त इलिशा के एक इंतहाई सादा, पुरसुकून और हल्के बराटू पेस्टल रंगों से सजे घर के सहन में इलिशा दिन भर की थकन के बावजूद अपने लैपटॉप पर कंपनी का काम समेटने में मसरूफ है कि अचानक इसका फोन बजता है, और स्क्रीन पर जैन का नाम देखकर वो गुस्से और बेजारी से कॉल काट देती है। मगर बार बार फोन बजने पर जब वो शदीद जिद होकर फोन उठाती है, तो जैन अपनी रिवायती मगरूर और धमकी आमेज हंसी के साथ उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी उस वक्त शदीद माली बुहरान का शिकार है, और अगर तुमने बराटू पेंटस का ये नया मेगा प्रोजेक्ट साइन नहीं किया तो कल सुबह तुम्हारे तमाम मुलाजिमीन सड़क पर होंगे, और अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें अपनी अना अजीज है या उन मासूम मुलाजिमीन का रोजगार। जैन की ये सफ़ाकाना धमकी सुनकर इलिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो अपने होंठों को भैंचकर अपनी ससकियां रोकती है ताकि जैन को इसकी कमजोरी का एहसास ना हो, और वो अपनी आवाज़ को पूरी क़ुव्वत से यकजा करते हुए जैन को करारा जवाब देती है कि तुम सिर्फ पैसों के बलबूते पर लोगों की मजबूरियों को खरीदना जानते हो, लेकिन मेरी खौददारी तुम्हारी पूरी सल्तनत और दौलत से बहुत बड़ी है। तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी। और फ़ोन बंद करके वो सोफे पर गिरकर फूट फूट कर रो देती है। रात के वक्त बराटू पेंटस के कारपोरेट ऑफिस के एक शानदार और मदहम रोशनियों वाले शीशे के कैबिन में जैन अकेला खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा है, मगर इसके दिमाग में इलिशा के वो अल्फाज की मेरी खौददारी तुम्हारी दौलत से बहुत बड़ी है
किसी हथौड़े की तरह बज रहे हैं और वो उसी गुस्से और झुंझलाहट में अपने हाथ में पकड़ा हुआ शीशे का ग्लास सामने दीवार पर मारकर चिकनाचूर कर देता है। उसी असना में इसका सेक्रेटरी घबराता हुआ कैबिन में दाखिल होता है और इलिशा की कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज करने के कानूनी कागजात और नोटिस दस्तखत के लिए पेश करता है तो जन कलम उठाकर दस्तखत करने ही लगता है कि अचानक इसके जहन में इलिशा का वो मासूम, सच्चा और परअज़म चेहरा घूम जाता है और वो एक अजीब सी अंदरूनी कश्मकश का शिकार होकर कलम मेज पर पटक देता है और अपने सेक्रेटरी पर चीख कर कहता है कि अभी इस कार्रवाई को रोक दो और यहाँ से चले जाओ। अगले दिन एक पुरसुकून और खले कैफे में इन दोनों का आमना सामना होता है जहां माहौल में शदीद तनाव और खामोशी छाई हुई है। जैन अपनी ऐनक उतारे बगैर चाय का चम्मच हिलाते हुए इंतहाई तकब्बुर से कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा क्योंकि जब तपिश बढ़ती है तो अच्छे अच्छे मोम की तरह पिघल जाते हैं। जिस पर इलिशा बगैर किसी खौफ के बराह रास्त जैन की आंखों में झांकते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी जीत का जश्न देखने नहीं बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम ये सुस्ती चाल चल कर भी मुझसे हार चुके हो और किया किसी मजबूर लड़की के मुलाजिमीन को धमकाना और इसका रोजगार छीनना ही तुम्हारी मर्दांगी है। जैन जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बिजनेस है और बराटू पेंटस का ये नया लॉन्च तुम्हारी तकदीर बदल सकता है तो इलिशा एक गहरी तंजिया मुस्कुराहट के साथ तारीफी जुमला बोलती है कि बराटू पेंटस तो दीवारों को खूबसूरत और रोशन रंग देता है मिस्टर जैन, मगर तुम्हारा अपना दिल अंदर से बिल्कुल काला, खोखला और नफरत से भरा हुआ है। तुमने तो मोहब्बत जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ को भी अपनी गंदी अना के लिए बदनाम कर दिया है और अब मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इलिशा के ये अल्फाज जन के पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख देते हैं और इसका खानदानी गुरूर एक ही पल में खाक में मिल जाता है। वो पहली बार धीमी और बेबस आवाज में कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें अपने करीब लाने के लिए किया था, मगर इलिशा बगैर कोई जवाब दिए अपना बैग उठाकर वहां से चली जाती है और जैन उसे पछतावे की हालत में जाता हुआ देखता रहता है। शाम को जब जैन अपने अंधेरे कमरे में सर पकड़े बैठा होता है तो बेगम शाहाना अंदर आकर लाइट ऑन करती हैं और इसके कंधे पर हाथ रखकर ममता भरे मगर मलामती लहजे में कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही रोका था जैन, तुमने ताकत के जोर पर इलिशा को तो हरा दिया मगर अपनी सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया। जिस पर जैन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो रोहान सी आवाज में इतराफ करता है कि अम्मी मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था बल्कि मैं तो बस उसे अपने पास देखना चाहता था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अना की तपिश उसे मुझसे इतनी दूर कर देगी। तब उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि नफरत के रंगों को मिटाना अगरचे मुश्किल है लेकिन मोहब्बत के रंग हमेशा बहुत गहरे और पायदार होते हैं। अब भी वक्त है कि अपनी गलती का इजाला करो और जबरदस्ती के बजाय एहतराम से उसका दिल जीतो। जिस पर जैन की आंखों में पछतावे के साथ साथ इलिशा का एतमाद दोबारा हासिल करने का एक नया और मुस्बत अज़्म साफ दिखाई देता है और ड्रामे की ये 5वीं किस्त एहसास जिया और उसी गहरे जज्बाती मोड़ पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ड्रामा सीरियल तपिश की 5वीं किस्त का ये मिड पॉइंट जैन, मुनीब भट्ट और इलिशा लाइबा खान की माबैन तबक़ाती फ़र्क, अना, खौददारी और जज्बात की इस शदीद तपिश को ज़ाहिर करता है जहां कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज़ और जज्बाती मोड़ पर आ खड़ी हुई है और दोनों मरकज़ी किरदार अपने अपने उसूलों और नज़रियात की जंग लड़ रहे हैं। किस्त का आगाज बराटू पेंटस के शानदार, गहरे और शाहाना रंगों से सजे जैन के आलीशान ड्राइंग रूम से होता है जहां जैन गुस्से और बेचैनी की हालत में तेज तेज कदमों से चक्कर काट रहा है क्योंकि वो अपनी दौलत और खानदानी असर व रसूख की ज़म में इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि इलिशा जैसी एक मुतवस्सित तबके की लड़की ने इसके बिजनेस प्रोजेक्ट की फाइल को मुस्तरद करके उसके मुंह पर मार दिया है, जबकि इसकी सख्त मिजाज और तजुर्बाकार वालिदा बेगम शाहाना सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे इंतहाई पुरसुकून मगर काटदार लहजे में समझाती हैं कि गलती इलिशा की नहीं बल्कि तुम्हारी है जिसने एक खौददार लड़की को पहचानने में देर कर दी, और याद रखो कि जो लकड़ी ज्यादा सख्त होती है वो टूट तो जाती है मगर झकती नहीं। लेकिन जैन अपनी अना के अंधेरे में डूबा हुआ तंजिया हंसी हंसते हुए दावा करता है कि इस दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है और वो इलिशा को अपनी दौलत के जोर पर झुका कर ही दम लेगा। दूसरी तरफ शाम के वक्त इलिशा के एक इंतहाई सादा, पुरसुकून और हल्के बराटू पेस्टल रंगों से सजे घर के सहन में इलिशा दिन भर की थकन के बावजूद अपने लैपटॉप पर कंपनी का काम समेटने में मसरूफ है कि अचानक इसका फोन बजता है और स्क्रीन पर जैन का नाम देखकर वो गुस्से और बेजारी से कॉल काट देती है। मगर बार बार फोन बजने पर जब वो शदीद जिद होकर फोन उठाती है तो जैन अपनी रिवायती मगरूर और धमकी आमेज हंसी के साथ उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी उस वक्त शदीद माली बुहरान का शिकार है और अगर तुमने बराटू पेंटस का ये नया मेगा प्रोजेक्ट साइन नहीं किया तो कल सुबह तुम्हारे तमाम मुलाजिमीन सड़क पर होंगे और अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें अपनी अना अजीज है या उन मासूम मुलाजिमीन का रोजगार।
ज़ेन की ये सफ़ाकाना धमकी सुनकर इलिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो अपने होंठों को भींचकर अपनी सनसनी रोकती है ताकि ज़ेन को इसकी कमज़ोरी का एहसास ना हो, और वो अपनी आवाज़ को पूरी क़ुव्वत से यकजा करते हुए ज़ेन को करारा जवाब देती है कि तुम सिर्फ पैसों के बलबूते पर लोगों की मजबूरियों को खरीदना जानते हो, लेकिन मेरी खौदारी तुम्हारी पूरी सल्तनत और दौलत से बहुत बड़ी है। तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी। और फ़ोन बंद करके वो सोफे पर गिरकर फूट फूट कर रो देती है। रात के वक्त बराटू पेंटस के कारपोरेट ऑफिस के एक शानदार और मदहम रोशनियों वाले शीशे के कैबिन में ज़ेन अकेला खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा है, मगर इसके दिमाग में इलिशा के वो अल्फाज की मेरी खौदारी तुम्हारी दौलत से बहुत बड़ी है किसी हथौड़े की तरह बज रहे हैं, और वो उसी गुस्से और झुंझलाहट में अपने हाथ में पकड़ा हुआ शीशे का ग्लास सामने दीवार पर मारकर चिकनाचूर कर देता है। उसी असना में इसका सेक्रेटरी घबराता हुआ कैबिन में दाखिल होता है और इलिशा की कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज करने के कानूनी कागजात और नोटिस दस्तखत के लिए पेश करता है, तो ज़ेन कलम उठाकर दस्तखत करने ही लगता है कि अचानक इसके जहन में इलिशा का वो मासूम, सच्चा और परअज़म चेहरा घूम जाता है, और वो एक अजीब सी अंदरूनी कश्मकश का शिकार होकर कलम मेज़ पर पटक देता है और अपने सेक्रेटरी पर चीख कर कहता है कि अभी इस कार्रवाई को रोक दो और यहाँ से चले जाओ। अगले दिन एक पुरसुकून और खले कैफे में इन दोनों का आमना सामना होता है, जहां माहौल में शदीद तनाव और खामोशी छाई हुई है। ज़ेन अपनी ऐनक उतारे बगैर चाय का चम्मच हिलाते हुए इंतहाई तकब्बुर से कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा, क्योंकि जब तपिश बढ़ती है तो अच्छे अच्छे मोम की तरह पिघल जाते हैं। जिस पर इलिशा बगैर किसी खौफ के बराह रास्त ज़ेन की आंखों में झांकते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी जीत का जश्न देखने नहीं बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम ये सुस्ती चाल चल कर भी मुझसे हार चुके हो, और किया किसी मजबूर लड़की के मुलाजिमीन को धमकाना और इसका रोजगार छीनना ही तुम्हारी मर्दांगी है। ज़ेन जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बिजनेस है और बराटू पेंटस का ये नया लॉन्च तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, तो इलिशा एक गहरी तंजिया मुस्कुराहट के साथ तारीफी जुमला बोलती है कि बराटू पेंटस तो दीवारों को खूबसूरत और रोशन रंग देता है मिस्टर ज़ेन, मगर तुम्हारा अपना दिल अंदर से बिल्कुल काला, खोखला और नफरत से भरा हुआ है। तुमने तो मोहब्बत जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ को भी अपनी गंदी अना के लिए बदनाम कर दिया है, और अब मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इलिशा के ये अल्फाज ज़ेन के पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख देते हैं, और इसका खानदानी गुरूर एक ही पल में खाक में मिल जाता है। वो पहली बार धीमी और बेबस आवाज़ में कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें अपने करीब लाने के लिए किया था, मगर इलिशा बगैर कोई जवाब दिए अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है, और ज़ेन उसे पछतावे की हालत में जाता हुआ देखता रहता है। शाम को जब ज़ेन अपने अंधेरे कमरे में सर पकड़े बैठा होता है, तो बेगम शाहाना अंदर आकर लाइट ऑन करती हैं और इसके कंधे पर हाथ रखकर ममता भरे मगर मलामती लहजे में कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही रोका था ज़ेन, तुमने ताकत के जोर पर इलिशा को तो हरा दिया मगर अपनी सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया। जिस पर ज़ेन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो रोहान सी आवाज़ में इतराफ़ करता है कि अम्मी, मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि मैं तो बस उसे अपने पास देखना चाहता था, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी अना की ये तपिश उसे मुझसे इतनी दूर कर देगी। तब उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि नफरत के रंगों को मिटाना अगरचे मुश्किल है, लेकिन मोहब्बत के रंग हमेशा बहुत गहरे और पायदार होते हैं। अब भी वक्त है कि अपनी गलती का इजाला करो और ज़बरदस्ती के बजाय एहतराम से उसका दिल जीतो। जिस पर ज़ेन की आंखों में पछतावे के साथ साथ इलिशा का एतमाद दोबारा हासिल करने का एक नया और मुस्बत अज़्म साफ दिखाई देता है, और ड्रामे की ये 5वीं किस्त एहसास जिया और उसी गहरे जज्बाती मोड़ पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ड्रामा सीरियल तपिश की 5वीं किस्त का ये मिड पॉइंट ज़ेन, मुनीब भट्ट और इलिशा लाइबा खान की माबैन तबक़ाती फ़र्क, अना, खौददारी और जज्बात की इस शदीद तपिश को ज़ाहिर करता है, जहां कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज़ और जज्बाती मोड़ पर आ खड़ी हुई है और दोनों मरकज़ी किरदार अपने अपने उसूलों और नज़रियात की जंग लड़ रहे हैं। किस्त का आगाज़ बराटू पेंटस के शानदार, गहरे और शाहाना रंगों से सजे ज़ेन के आलीशान ड्राइंग रूम से होता है, जहां ज़ेन गुस्से और बेचैनी की हालत में तेज़ तेज़ कदमों से चक्कर काट रहा है, क्योंकि वो अपनी दौलत और ख़ानदानी असर व रसूख की ज़म में इस बात को हज़म नहीं कर पा रहा कि इलिशा जैसी एक मुतवस्सित तबके की लड़की ने इसके बिजनेस प्रोजेक्ट की फ़ाइल को मुस्तरद करके उसके मुंह पर मार दिया है, जबकि इसकी सख्त मिजाज और तजुर्बाकार वालिदा बेगम शाहाना सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे इंतहाई पुरसुकून मगर काटदार लहजे में समझाती हैं कि गलती इलिशा की नहीं बल्कि तुम्हारी है, जिसने एक खौदार लड़की को पहचानने में देर कर दी। और याद रखो कि जो लकड़ी ज्यादा सख्त होती है वो टूट तो जाती है मगर झकती नहीं। लेकिन ज़ेन अपनी अना के अंधेरे में डूबा हुआ तंजिया हंसते हुए दावा करता है कि इस दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है, और वो इलिशा को अपनी दौलत के जोर पर झुका कर ही दम लेगा।
दूसरी तरफ शाम के वक्त इलिशा के एक इंतहाई सादा, पुरसुकून और हल्के बराटू पेस्टल रंगों से सजे घर के सहन में इलिशा दिन भर की थकन के बावजूद अपने लैपटॉप पर कंपनी का काम समेटने में मसरूफ है कि अचानक इसका फोन बजता है और स्क्रीन पर जन का नाम देखकर वो गुस्से और बेजारी से कॉल काट देती है। मगर बार बार फोन बजने पर जब वो शदीद जिद होकर फोन उठाती है तो जन अपनी रिवायती मगरूर और धमकी आमेज हंसी के साथ उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी उस वक्त शदीद माली बुहरान का शिकार है और अगर तुमने बराटू पेंटस का ये नया मेगा प्रोजेक्ट साइन नहीं किया तो कल सुबह तुम्हारे तमाम मुलाजिमीन सड़क पर होंगे और अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें अपनी अना अजीज है या उन मासूम मुलाजिमीन का रोजगार। जन की ये सफ़ाकाना धमकी सुनकर इलिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो अपने होंठों को भैंचकर अपनी ससकियां रोकती है ताकि जन को इसकी कमजोरी का एहसास ना हो और वो अपनी आवाज़ को पूरी क़ुव्वत से यकजा करते हुए जन को करारा जवाब देती है कि तुम सिर्फ पैसों के बलबूते पर लोगों की मजबूरियों को खरीदना जानते हो लेकिन मेरी खौदारी तुम्हारी पूरी सल्तनत और दौलत से बहुत बड़ी है। तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी। और फ़ोन बंद करके वो सोफे पर गिरकर फूट फूट कर रो देती है। रात के वक्त बराटू पेंटस के कारपोरेट ऑफिस के एक शानदार और मदहम रोशनियों वाले शीशे के कैबिन में जैन अकेला खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा है मगर इसके दिमाग में इलिशा के वो अल्फाज की मेरी खौदारी तुम्हारी दौलत से बहुत बड़ी है किसी हथौड़े की तरह बज रहे हैं और वो उसी गुस्से और झुंझलाहट में अपने हाथ में पकड़ा हुआ शीशे का ग्लास सामने दीवार पर मारकर चिकनाचूर कर देता है। उसी असना में इसका सेक्रेटरी घबराता हुआ कैबिन में दाखिल होता है और इलिशा की कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज करने के कानूनी कागजात और नोटिस दस्तखत के लिए पेश करता है तो जन कलम उठाकर दस्तखत करने ही लगता है कि अचानक इसके जहन में इलिशा का वो मासूम, सच्चा और परज़म चेहरा घूम जाता है और वो एक अजीब सी अंदरूनी कश्मकश का शिकार होकर कलम मेज पर पटक देता है और अपने सेक्रेटरी पर चीख कर कहता है कि अभी इस कार्रवाई को रोक दो और यहाँ से चले जाओ। अगले दिन एक पुरसुकून और खले कैफे में इन दोनों का आमना सामना होता है जहां माहौल में शदीद तनाव और खामोशी छाई हुई है। जैन अपनी ऐनक उतारे बगैर चाय का चम्मच हिलाते हुए इंतहाई तकब्बुर से कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा क्योंकि जब तपिश बढ़ती है तो अच्छे अच्छे मोम की तरह पिघल जाते हैं। जिस पर इलिशा बगैर किसी खौफ के बराह रास्त जैन की आंखों में झांकते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी जीत का जश्न देखने नहीं बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम ये सुस्ती चाल चल कर भी मुझसे हार चुके हो और किया किसी मजबूर लड़की के मुलाजिमीन को धमकाना और इसका रोजगार छीनना ही तुम्हारी मर्दांगी है। जैन जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बिजनेस है और बराटू पेंटस का ये नया लॉन्च तुम्हारी तकदीर बदल सकता है तो इलिशा एक गहरी तंजिया मुस्कुराहट के साथ तारीफी जुमला बोलती है कि बराटू पेंटस तो दीवारों को खूबसूरत और रोशन रंग देता है मिस्टर जैन, मगर तुम्हारा अपना दिल अंदर से बिल्कुल काला, खोखला और नफरत से भरा हुआ है। तुमने तो मोहब्बत जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ को भी अपनी गंदी अना के लिए बदनाम कर दिया है और अब मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इलिशा के ये अल्फाज जन के पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख देते हैं और इसका खानदानी गुरूर एक ही पल में खाक में मिल जाता है। वो पहली बार धीमी और बेबस आवाज में कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें अपने करीब लाने के लिए किया था मगर इलिशा बगैर कोई जवाब दिए अपना बैग उठाकर वहां से चली जाती है और जैन उसे पछतावे की हालत में जाता हुआ देखता रहता है। शाम को जब जैन अपने अंधेरे कमरे में सर पकड़े बैठा होता है तो बेगम शाहाना अंदर आकर लाइट ऑन करती हैं और इसके कंधे पर हाथ रखकर ममता भरे मगर मलामती लहजे में कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही रोका था जैन, तुमने ताकत के जोर पर इलिशा को तो हरा दिया मगर अपनी सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया। जिस पर जैन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो रोहान सी आवाज में इतराफ करता है कि अम्मी मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था बल्कि मैं तो बस उसे अपने पास देखना चाहता था मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अना की तपिश उसे मुझसे इतनी दूर कर देगी। तब उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि नफरत के रंगों को मिटाना अगरचे मुश्किल है लेकिन मोहब्बत के रंग हमेशा बहुत गहरे और पायदार होते हैं। अब भी वक्त है कि अपनी